can find from here, that will be -7 and alpha beta will be -3, so that we can find the value. So that alpha a plus b, a square plus b square, or alpha square plus beta square, that is same thing only. So that we are able to find the value. Same way, if we want to find a cube plus b cube, then what we can do? We can write the identity for a plus b whole cube. We know this identity. Now we want to find out this, so shift to other side. Okay, they are same identities which you have done in previous class. So now again we can put the value of alpha plus beta is equals to minus b by a. From here we can put alpha beta is equals to 3, c by a minus 3, alpha minus beta, again we don't know. I did wrong, no? This is alpha plus beta only. So we'll get 343 minus 63 is equals to alpha cube plus beta cube. And we can solve it. And the answer will be 280. I think you are asking these questions only. Yes, ma'am. So you please write the identity for whole square or whole cube and then shift and then find the values. Is it okay? And ma'am, when it is given 1 upon alpha square plus 1 upon beta square. Okay, see. If we same polynomial only, a polynomial can be any. Okay, doesn't matter. You can always find the value of alpha plus beta and alpha beta. Always you can find if any polynomial is given to you. Yes. For this question, we have alpha plus beta is -7 and alpha beta is -3. So if we want to find out 1 upon alpha square plus 1 upon beta square, so we can take the LCM first, and in the numerator we will get this, and this can be written as alpha plus beta whole square minus 2 alpha by using the same way as we did in the previous part. And now all the values we know and we can solve it. Alpha plus beta is -7, so it will come 49 minus 6 upon 9. Okay? Yes, ma'am. Any other question? No, ma'am. No. So students, kindly keep doing practice. मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आपके स्कूल में आपको कोई क्वेश्चन टीचर देती है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, या आपको समझ नहीं आया, तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस इन द क्लास. ठीक है? अभी हम चैप्टर 3 से कंटिन्यू करें. चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था ना, जो भी हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. डू यू रिमेम्बर? स्टूडेंट्स, यस और नो प्लीज इंटरेक्ट, अदरवाइज तो क्लास में ले ही नहीं पाऊंगी ना अगर आप आंसर नहीं दोगे तो. डू यू रिमेम्बर कि हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की स्टेटमेंट प्रॉब्लम सॉल्व की थी और फिर हमने ग्राफ बनाना सीखा था. ये हमने क्लास भी किया था. यस मैम. यस. याद आया? ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको पेयर, चैप्टर का नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. पेयर का मतलब दो इक्वेशंस है हमारे पास इन 2 वेरिएबल्स. ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि हम इसको लिखते कैसे हैं इन जनरल फॉर्म. a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y
plus C2 equals to 0. This is our pair of linear equation in two variables. अब उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि इसके सॉल्यूशन जब हमने फाइंड आउट करना सीखना है, ठीक है। अब सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एक है ग्राफिकल मेथड, फिर है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब सबसे पहले तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन बाय this may have unique or infinite or no solution. अब हो सकता है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और हो सकता है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो। जैसे कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज जो भी हमने की थी 3.1, उसके क्वेश्चंस में हमने देखा था कि उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। ग्राफ जो हमारा आ रहा था ऑलमोस्ट पैरेलल लाइंस आ रहा था। तो उस केस में जब वो ग्राफ आपस में मिलेगा ही नहीं किसी एक पॉइंट पे, तो सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। तो अब ऐसे ही जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हो सकता है इसका एक ही सॉल्यूशन मिले हमें, हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाए, हो सकता है कि हमें सॉल्यूशन ना मिले। तो इस चीज को चेक करने के लिए कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं, हमें कुछ कंडीशंस लर्न करनी पड़ती हैं। उन कंडीशंस की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि गिवन पेयर का एक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है या यूनिक सॉल्यूशंस है। तो वो कंडीशंस क्या है, हम कहते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, फिर ये चीज आपने भी नोट करनी है। अब जो मैं लिखूंगी वो चीज आपने भी नोट करनी है। कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि उसका सॉल्यूशन है, ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमारी कंडीशंस हम पढ़ेंगे। अब हम कहते हैं लेट a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 be a pair of linear equation in two variables। ठीक है, ये हमारे पास एक पेयर है। अब फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि a1 अपॉन a2। अब a1 नजर आ रहा है, a1 क्या है, coefficient of x in the first equation, a2 is the coefficient of x in the second equation। पहली कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 is not equal to b1 अपॉन b2। ठीक है, हमने इसकी रेशियो ली, x के कोफिशिएंट्स की और y के कोफिशिएंट्स की रेशियो ली, और वो दोनों हमारी अनइक्वल आ गई। तो हम क्या कहेंगे कि इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिस्टम को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे वो एक मिले चाहे इनफाइनाइट मिले। और फिर हम कहते हैं कि जो इसका ग्राफ बनाएंगे वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग का मतलब किसी एक पॉइंट पे दोनों लाइंस कट करेंगी। ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन। फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि हमने रेशियो चेक करी और हमारी फर्स्ट टू रेशियो सेम आ गई। अगर नहीं आई सेम तब तो ये कंडीशन होगी, बट अगर सेम आ गई, फिर हमने थर्ड वाली रेशियो भी चेक करी। थर्ड रेशियो किसकी लेंगे हम, कांस्टेंट टर्म्स की, C1 अपॉन C2, और ये तीनों रेशियोज हमारी इक्वल आ गई। तो उस केस में होता है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसको लिख लो, ठीक है। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कंसिस्टेंट और लाइन जो होती है, ग्राफ बनाते हैं तो वो होती है कोइंसिडेंट लाइंस। फिर तीसरी कंडीशन है हमारी कि पहली दो रेशियो तो इक्वल है और तीसरी रेशियो जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है,
उस केस में हमारा क्या है, नो सॉल्यूशन। सिस्टम को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट, और जो लाइंस बनेंगी वो आएंगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, आप ये नोट कर लो, फिर मैं आपको इनके मीनिंग समझाती हूँ। और इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, बट वो 3.2 एक्सरसाइज में से नहीं आता, 3.5 में से आता है। ठीक है, तो पहले ये नोट कर लो, आपकी बुक में पेज नंबर 46 पे दी हुई है। नहीं, 46 पे नहीं दी हुई, जस्ट अ मिनट, मुझे देखने दो। हाँ, कौन से पेज पे दी हुई है ये? मैम 47 पे दी है। 46 पे ही है बेटा, 46 पे। हाँ, 47 पे भी उसकी समरी लिखी हुई है, 46 पे टेबल 3.4 दिया हुआ है ना, देखो टेबल 3.4, हाँ, वो यही कंडीशंस दी हुई है। ठीक है, यस मैम। अब हम देखते हैं कि हमने चेक कैसे करना है। देखो, अब पहली बात तो, जब मैंने पेयर लिखा है, अगर आप ध्यान से देखो, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो ध्यान रखने वाली होती हैं। पेयर को मैंने इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा है ना। तो हमारी जो भी इक्वेशन, जो भी हमने जिसके ऊपर कंडीशंस चेक करनी है, वो इक्वल टू 0 की फॉर्म में होनी चाहिए, तभी हम कंडीशंस को चेक करेंगे। अगर वो इक्वल टू 0 की फॉर्म में नहीं है तो हम उनको इक्वल टू 0 में बनाएंगे, और फिर उसके बाद कंडीशंस चेक करेंगे। ये नोट हो जाता है तो फिर मुझे बताना, फिर मैं उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सभी का हो गया? सभी ने नोट हो गया? नो मैम। ओके, कर लो बेटा, डू क्विकली, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये स्टूडेंट स्टार्ट करें जरा। यस मैम। हाँ, ये टेबल आपकी बुक में भी बना हुआ है, आप वहां पे भी देख सकते हो, और ये कंडीशंस आपको लर्न करनी है। ठीक है, जहाँ पे लर्निंग वाला काम होता है वहां पे मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ, आपने लर्न करनी है, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। नो लुक, अब जैसे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4, पेज नंबर 47 पे हमें इक्वेशंस दी हुई हैं। सपोज हमसे पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को नहीं देखना, हमसे ये पूछा जाता है कि इस इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस हैं। हमें ये इक्वेशंस दी हुई हैं, मैंने ऐसे इक्वेशंस पिक कर ली, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, और हमसे पूछा जाया गया है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है? बोलो। हमें ये एक पेयर दिया हुआ है इक्वेशंस का, और हमें ये बताना है इस इक्वेशंस के, इस पेयर के कितने सॉल्यूशंस हैं, कि इसका वन सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, या इसका सॉल्यूशन नहीं है। हमने बिना सॉल्व करे ये बताना है। ओके, बोलो। ओके मैम। तो सबसे पहले तो हमारा क्या होगा कि हम इस इक्वेशंस को इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखें, मतलब 6 को भी इधर शिफ्ट कर लें, और ऐसे ही दूसरी इक्वेशन लिखें। ये हमने इक्वल टू 0 की फॉर्म में इक्वेशंस लिख ली। अब हम कंडीशंस चेक करते हैं। उसके लिए हमने a1 अपॉन a2 निकाला। a1 का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, a2 का मतलब है कोफिशिएंट लेना है स्टूडेंट, सिर्फ हमने x y नहीं लेना। अगर इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका कोफिशिएंट हो गया 1, इसका कोफिशिएंट हो गया 2, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। इज इट ओके? बोलो। यस मैम। यस मैम। अब मेरे को b1 अपॉन b2 की वैल्यू बताओ। b1 की वैल्यू क्या है? 3/-3। हाँ, साइन भी लेना है। ठीक है, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3। 3 अपॉन -3 कैंसिल करेंगे तो -1 आ जाएगा।
अब हमारी ये फर्स्ट टू रेशियो जो है दे आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है ना, तो हमें थर्ड रेशियो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हम सीधा लिखेंगे A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. This means equations have unique solution. समझ आई बात? बोलो Yes, ma'am. किसी को नहीं समझ आया हो तो प्लीज Yes, ma'am. लेट मी नो, किसी को नहीं पता चला। A1 upon A2 B1 upon B2 का मतलब पता चला। हमने लेने हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। C1 upon C2 का मतलब कांस्टेंट टर्म्स। ओके, अब उसके बाद देखो जरा पेज नंबर 49 पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो। पेज नंबर 49 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन रीड कर रहे हो? सभी के पास आई होप के बुक है? यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2 B1 upon B2 C1 upon C2। ठीक है, सारी रेशियोज को कंपेयर करो और चेक करो कि जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई हैं दे फॉर्म इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरी लाइन, ओवरलैप। तभी हम कहते हैं ना, अगर दोनों ग्राफ्स की सेम लाइन आएगी तो इसका मतलब दोनों ग्राफ्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, क्योंकि उनके इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है। सॉल्यूशन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि सिर्फ एक कॉमन पॉइंट है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब कि सारे के सारे कॉमन पॉइंट है, तो जो दोनों लाइंस हैं वो ओवरलैपिंग लाइंस बनती है और उसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और नो सॉल्यूशन का मतलब कि उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन दी हुई है 5x minus 4y plus 8 equals to 0, 7x plus 6y minus 9 equals to 0। ऑलरेडी जो इक्वेशंस है हमारी वो इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, तो हमें कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। अब हम रेशियो निकालते हैं। A1 upon A2 की रेशियो क्या हो गई? बोलो। 5/7. 5/7 minus minus 4/6 minus 2/3. कैंसिल कर ले तो -2/3 आ गया। आर दे इक्वल? No, ma'am. No, ma'am. अगर ये इक्वल होंगी तभी हमने थर्ड रेशियो चेक करनी है। अगर ये इक्वल नहीं है तो हमने यहीं पे फिनिश कर देना है। और ये आ गया हमारा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। उन्होंने हमसे आंसर लाइंस की फॉर्म में पूछा है तो हमने दे दिया इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ आई बात? बोलो स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. किसी को नहीं समझ आया हो प्लीज रेज योर हैंड्स और आस्क। मैम एक बार मैम रिपीट कर दो मैम जरूर। हाँ जी बेटा, कंडीशंस तो कॉपी पे नोट कर ली होंगी कमल? यस मैम। स्टूडेंट्स हाँ देखो, अभी तो आपको याद नहीं है ना, तो अभी आप उस पेज से चेक कर सकते हो, या आपकी बुक में भी मैंने आपको बताया पेज नंबर 46 पे दी हुई है सारी कंडीशंस, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर अंडरलाइन कर लो, उस टेबल के ऊपर टिक मार्क कर लो कि आपने वो कॉलम्स याद करने हैं। अपनी बुक में कर लो चाहे कॉपी में कर लो। अब देखो हमने रेशियोज लेनी है। रेशियोज किसकी लेनी है? कोएफिशिएंट्स की। A1 upon A2 मतलब x के कोएफिशिएंट्स की रेशियो 5/7। B1 upon B2 का मतलब -4/6। अब हमने पहली दो रेशियोज को चेक किया, अगर तो वो इक्वल आ जाती है फिर हम थर्ड रेशियो की तरफ बढ़ेंगे, बट ये इक्वल नहीं है तो हमारी कंडीशन क्या बन गई कि A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। और अगर ये इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला पार्ट देखो, फिर आपको और ज्यादा क्लियर होगा। सेकंड वाला पार्ट हमें दिया हुआ है इस तरह से। They are equal all, ma'am. अब फिर से हमने, यस वेरी गुड,
A1 अपॉन A2 चेक किया हमने 9 अपॉन 18 दैट इज 1/2 आ गया। ठीक है बात? कमल इज इट ओके? यस मैम। B1 अपॉन B2 बताओ कमल क्या होगा? मैम 3/6। हाँ जी बिल्कुल सही 3/6 तो ये आ गया 1/2 फिर से। 1/2। अब ये दोनों रेशो सेम आ गई ना, जब ये सेम आ जाएंगी तब हमने अब थर्ड वाली रेशो भी चेक करनी है C1 अपॉन C2, वो हो गई 12/24 1/2। 1/2। तो अब हमारी तीनों रेशो इक्वल आ गई, और जब तीनों रेशोज इक्वल है तब हमारी जो लाइंस होती हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाली लाइंस हैं और वो कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी। अब हम लिखेंगे ये सारी इक्वल है तो इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, इस तरह से जिस भी फॉर्म में आंसर पूछा जाता है, आपको मैंने जब लिख के दिखाया था तब मैंने देखो 3 तरह से आंसर दिया था। एक तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, एक दिया था यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन, और एक बताया था इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। तो जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर दे दिया। यहाँ पे हमने लाइंस की फॉर्म में पूछा गया है तो तीनों रेशियोज इक्वल के केस में लाइंस कौन सी बनेंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। समझ आई बात? बोलो स्टूडेंट्स, इज इट ओके? यस मैम। थर्ड पार्ट फिर स्टार्ट करो। देखो थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है, कौन सी लाइंस बनेंगी थर्ड पार्ट में? मैम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। ओके, पहली दो रेशियो इक्वल आ रही है। यस मैम। ओके लेट्स 3/1 3/1। हाँ 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, फिर 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। हमने A1 अपॉन A2 चेक किया 6/2 3 आ गया कैंसिल होके। B1 अपॉन B2 चेक किया -3/-1 ये भी 3 आ गया। फिर हमने तीसरी रेशो चेक करी, अब पहली दो तो इक्वल है बट थर्ड वाली जो है वो इक्वल नहीं है। तो ये जब दो इक्वल है थर्ड अनइक्वल है तो ये हमारी कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन मींस पैरेलल लाइंस। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा याद कर लो फिर वो बाकी तो अपने आप माइंड में आता रहता है। इसके बाद लिखेंगे हम कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 is not equals to C1 upon C2. So this means parallel lines. ये बताना है ना हमने कैसी लाइंस बनेंगी? पैरेलल लाइंस। बताओ, अब कंडीशंस तो लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है? वो तो चलो अभी अगर नहीं भी लर्न है तो अभी आप देख के आंसर दे सकते हो, बट फाइनली आपको लर्न करनी है। इज इट ओके? अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को क्लियर नहीं हुआ, Yes, कोई sir. प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज योर हैंड्स और आस्क। जिनको क्लियर हो गया वो क्वेश्चन 3 स्टार्ट करो। क्वेश्चन 3 में पूछा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो दो केसेस जिनमें हमारा सॉल्यूशन आता है उनको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। जिस केस में सॉल्यूशन नहीं आता, ये वाला केस, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 में हमसे आंसर पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये वाला केस होता है इनकंसिस्टेंट, बाकी दोनों केसेस होते हैं कंसिस्टेंट। ये स्टूडेंट्स प्लीज लेट मी नो अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो। अब देखो क्वेश्चन 3 में जो इक्वेशंस हैं वो इक्वल टू 0 की फॉर्म में नहीं दी हुई। तो पहला स्टेप हमने इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है, फिर उसके बाद कंडीशंस लगानी है। डोंट अप्लाई द कंडीशंस डायरेक्टली। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब फिर से हमने A1 अपॉन A2 चेक किया 3/2, B1 अपॉन B2 चेक किया 2/3। 2/-3।
ठीक है ना, अनइक्वल आ गया, दे आर नॉट इक्वल, Yes, ma'am. Consistent, ma'am. दिस मीन्स कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन होएगा ना, तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब पेयर इज कंसिस्टेंट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो बेटा। मैम आपने 5 से पहले माइनस क्यों लगाया? क्वेश्चन में तो ओनली 5 ही था। यहाँ पे यस मैम। बेटा जब हम इसको शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ तो साइन चेंज हो जाएंगे ना, यस आई अंडरस्टैंड, सॉरी। ठीक है, हमने इस तरफ शिफ्ट किया है तो वो +5 का -5 बन गया। ओके, हाँ जी, कोई और डाउट स्टूडेंट्स? देखो मैंने आपको बोला कोई भी डाउट आए माइंड में प्लीज आस्क, डजंट मैटर, चाहे वो छोटा सा डाउट हो, बट अगर नहीं क्लियर होगा तो हमारे माइंड में यही रहेगा ना, क्लास खत्म भी हो जाएगी कि वो -5 मैम ने कैसे लिखा था। तो इट्स बेटर कि आप उसको पूछो और अपना डाउट क्लियर करो। हाँ जी स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स टू एनी चाइल्ड प्लीज रेज योर हैंड्स। अगर नहीं है डाउट तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। एटलीस्ट से yes or no. यस मैम। Yes, ma'am. Can we move to next part? यस मैम। Okay. चलो स्टूडेंट्स फिर देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दिया हुआ है 2x - 3y = 8। इसको भी पहले मैं चेंज करके लिख रही हूँ, जब मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ तभी मैं -8 कर देती हूँ इसको शिफ्ट करके, ठीक है ना। और ऐसे ही सेकंड वाली इक्वेशन 4x - 6y - 9 हम पैरेलल आएगी। पैरेलल लाइंस। हाँ तो फिर पैरेलल हमने तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, क्या होएगा आंसर? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंस, ठीक है ना बात। देखो हमने चेक किया A1/A2, B1/B2, C1/C2, पहले दो इक्वल है, तीसरा अनइक्वल है, तो यानी ये पैरेलल लाइंस और नो सॉल्यूशन वाला केस है, तो इसका मतलब हो गया इनकंसिस्टेंट। ओके, यस मैम। do next part. Third part. फिर से मैं =0 की फॉर्म में लिख रही हूँ इक्वेशंस को। अब देखो A1/A2 निकाला, 3/2 ये है A1 है ना, A1 की वैल्यू क्या है अब 3/2, तो 2 नीचे आएगा। ये A2 तो ऑलरेडी नीचे है, तो यानी 9 भी नीचे ही आएगा। मैम कंसिस्टेंट है। ओके, तो ये फर्स्ट रेशियो आ गई हमारी 1/6। फिर B1/B2 निकाला, 5/3 इंटू -10, ठीक है बात। ये आ गया -1/6। एक वैल्यू 1/6 है, एक -1/6 है, दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वल। इक्वल का मतलब है साइन भी सेम होना चाहिए, यहाँ पे साइन अलग अलग है तो हम कहेंगे दे आर नॉट इक्वल। A1/A2 is not equal to B1/B2, so this means unique solution, और उसको हम सिस्टम को बोलेंगे कंसिस्टेंट, पेयर को बोलेंगे कंसिस्टेंट। ये चीज समझ में आई? देखो चेक करो, यहाँ पे -10 है तो ये -1/6 वैल्यू आ गई, यहाँ पे प्लस है तो ये 1/6 वैल्यू आ गई, ठीक है बात। बोलो स्टूडेंट्स, यस मैम। एनी डाउट्स? तो फिर चलो जरा फोर्थ पार्ट करो। मैम ये एक बार और रिपीट करवा दो मुझे, थर्ड कौन वाला सा? क्वेश्चन।
थर्ड वाला पार्ट, ओके ओके। चलो देखो दोबारा से मैं लिख रही हूँ ऊपर, देखो इक्वेशंस तो पता चल रही है ना। a1 की वैल्यू बताओ कमल क्या है, a1 की वैल्यू ये है, देखो ठीक है ना, 3/2। 3/2। तो हमने a1 लिखा 3/2। अब a2 9, a2 कहाँ लिखना है, नीचे, तो 9 हमारा कहाँ आ गया, नीचे आ गया, ये बात है, ठीक है ना। 2 भी नीचे है क्योंकि फ्रैक्शन में है a1, और 9 इसलिए नीचे आएगा क्योंकि a2 तो हमने नीचे ही लिखना है। अब 3 और 9 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आ गई 1/6। ओके, अब b1/b2 निकालो। अब b1 की वैल्यू है 5/3, फिर से वही 5/3। b2 की वैल्यू है -10, तो -10 हमारा नीचे आएगा, क्योंकि माइनस है तो मैंने ब्रैकेट लगा दी। अब इसको कैंसिल करा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 1/-6। इसको -1/6 लिख दो, चाहे 1/-6 लिख दो, डजंट मैटर, बट दे बोथ आर अनइक्वल, दोनों अनइक्वल है। अनइक्वल है तो इसका मतलब ये जो सिस्टम है वो है हमारा कंसिस्टेंट। ओके, यस यस मैम। ओके चलो फिर अब नेक्स्ट पार्ट करो। मैम इनकंसिस्टेंट नेक्स्ट, inconsistent मैम। नेक्स्ट इज मैम कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, यस बिल्कुल सही। हाँ क्यों कंसिस्टेंट क्यों है, मैम क्योंकि मैम मैम बिकॉज़ तीनों ए पार्ट इक्वल आ रहे हैं। तीनों सारे इक्वल आ equal रहे आ हैं, रहे हैं, यस तीनों इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल सही कहा, तीनों इक्वल आ रहे हैं। मैम लास्ट वाला इज आल्सो कंसिस्टेंट। लास्ट वन इज आल्सो कंसिस्टेंट, यस मैम। और क्या कंडीशन बन रही है उसमें, मैम फर्स्ट टू इक्वल है मैम, लास्ट वाला अनइक्वल है। फर्स्ट टू इक्वल है, लास्ट वाला अनइक्वल है, बिल्कुल सही। हाँ फर्स्ट टू इक्वल है, लास्ट वाला अनइक्वल है, तो क्या बनेगा फिर वो, मैम वो तो इनकंसिस्टेंट मैम, फर्स्ट टू मैम सारे इक्वल है मैम। लास्ट वाले में सारे इक्वल है, ठीक है बिल्कुल सारे सही, इक्वल। बिल्कुल सही कहा। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट भी कंसिस्टेंट है, फिफ्थ पार्ट भी कंसिस्टेंट है। चेक करो अगर किसी का नहीं आ रहा है, सारी रेशियोज इक्वल आ रही हैं आपकी, अगर किसी का नहीं आ रहा है आंसर तो मुझे बताओ, तब हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव कर रहे हैं। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 पे मूव करें। यस मैम। यस मैम। चलो फिर देखो क्वेश्चन 4 में हमसे पूछा गया है which of the following pairs of linear equations are consistent और inconsistent। पहले तो हमने वही चेक करना है, फिर उन्होंने कहा है कि अगर वो कंसिस्टेंट है फिर आप क्या करोगे, उसको ग्राफिकली सॉल्व करो, अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करोगे, ओके ग्राफ बनाओगे कंसिस्टेंट के केस में, इनकंसिस्टेंट के केस में नहीं बनाना। इज इट ओके? अब फर्स्ट पार्ट हम चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। एनी प्रॉब्लम इन दिस स्टेटमेंट में, कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन की? नो। तो अब हमने a1/a2 चेक किया, मैम सारे इक्वल है मैम। सारे इक्वल आ रहे हैं, वेरी गुड। स्टूडेंट्स सभी स्टूडेंट्स इंटरेक्ट किया करो, कुछ स्टूडेंट्स की तो आवाज देखो, मैं ना भी देखूं ना ऊपर की तरफ देन ऑल्सो आई कैन आइडेंटिफाई, क्योंकि वो इंटरेक्ट करते रहते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स की आवाज मुझे पता ही नहीं चलती है कि किसने बोला। ठीक है, तो सभी ने प्लीज इंटरेक्ट करना है, कंसिस्टेंट है।
अब हमें पता है ये कौन से वाला कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन वाला कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट। तो यानी दोनों इक्वेशंस जो है, दोनों इक्वेशंस का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ओवरलैप्ड लाइंस आएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। ठीक है, अब ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन लिख के टेबल बनाएंगे 3 पॉइंट्स का। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने पॉइंट्स निकालने हैं, जिससे मैं पूछूंगी वो मुझे आंसर देगा। काया फर्स्ट पॉइंट आप बताओगे? एक्स वाई की वैल्यूज बताओ। काया आर यू देयर? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था बेटा। यस मैम, निकाल रही हूँ। हाँ, तो निकालो, फटाफट निकालो। पर एक एक पॉइंट बताना है आपने, सिर्फ सारे पॉइंट्स नहीं बताने हैं, ओनली मैं वन बताऊं? पॉइंट। मैं वन बाय वन स्टूडेंट्स, परजोत वन बाय वन। काया को बताने दो फर्स्ट पॉइंट, अभी सबकी टर्न आएगी, निकालते रहो। मैम x is equal to 0, y is equal to 5. ओके, चलो इसके बाद जानवी बताओ सेकंड पॉइंट। यस मैम, 2 मिनट बस बचे। वर्जोत एक पॉइंट आप बताओ। चलो मैम y is equals to 3, मैम x is equals to 2। ठीक है, जानवी एक पॉइंट आप बताओगे। मैम मेरा एक 1 आ रहा है और एक 4 बस। बिल्कुल ठीक है बेटा, x1 y4। देखो स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दोनों का सम मिला के 5 होना चाहिए। आप कोई भी वैल्यूज लिख सकते हो, इट इज सो इजी इवन, है ना। सॉल्व करके देखने की भी जरूरत नहीं है। इसका देखो, इक्वेशन आपको बुक में जो दी हुई है वो कैसे दी हुई है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यानी x और y की जो दो वैल्यूज हैं उनका सम 5 आना चाहिए। 0 प्लस 5, 2 प्लस 3, 4 प्लस 1 आ रहा है ना। अब स्टूडेंट्स, अब हमने सेकंड के लिए करना है। देखो अब, क्योंकि हमें पता है कि जो ग्राफ है वो कोइंसिडेंट लाइंस बन रहा है ना। ग्राफ इसमें जो है, कॉमन 2 ले लें? नहीं कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं, नो नथिंग टू राइट। पता है हमें कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब उनके सारे पॉइंट्स कॉमन है। तो जो आपने फर्स्ट इक्वेशन के लिए पॉइंट निकाले हैं वही दूसरे इक्वेशन में लिख दो बिना निकाले, कोई जरूरत ही नहीं है निकालने की। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, उनके पॉइंट्स कॉमन है, सारे पॉइंट सेम है। तो इसलिए जो फर्स्ट के पॉइंट्स निकले वही सेकंड के लिए लिख दो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस। समझ आई बात? कब लिखना है ये, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, जब कोइंसिडेंट लाइंस है। इज इट ओके? यस मैम। अब हमने ग्राफ बनाना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे। क्योंकि मेरे सारे पॉइंट्स पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो मैंने नेगेटिव वाला बहुत छोटा सा ही बनाया है। ये मैंने मार्किंग करी यहाँ पे। लगाने की जरूरत नहीं ना, मैं हाँ जी, इंक लगाने की जरूरत नहीं ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं। किंग तो वैसे भी उसमें लगता है ना, इस हाँ इनमें भी लग जाता है, बट यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। x0 y5 ये पॉइंट आ गया 0 5, x2 y3 ये पॉइंट आ गया, ये आ गया। बस ये हमारा ग्राफ बन गया और दोनों लाइंस का सेम ग्राफ है। तो यहाँ पे हम दोनों लाइंस की इक्वेशंस लिख देंगे कि ये दोनों ही लाइंस का ग्राफ है हमारा। एंड द क्वेश्चन इज ओवर। जब कोइंसिडेंट लाइन होगी तो एक इक्वेशंस के लिए पॉइंट निकालने हैं, दूसरे के लिए सेम पॉइंट्स मेंशन कर देंगे। समझ आई बात? बोलो। यस मैम।
चलो जिनका हो गया इसको कंप्लीट करो, जिनका हो गया वो सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। मैम आपने सिर्फ एक टेबल का किया, मतलब एक टेबल का ही करना है ना? बेटा दोनों के सेम ही बनेगा ना, दूसरे का बनाएंगे वो भी सेम ही आएगा क्योंकि सेम ही पॉइंट्स है। यस मैम, जब अलग वैल्यूज होती हैं तो आप 2 बार बनाते हो उस तब एक दो ग्राफ बार। में। हाँ जी बिल्कुल, तब हाँ जब अलग अलग होते हैं तब 2 बार बनाते हैं। यहाँ पे तो सेम वैल्यूज है तो एक ही बार बनाया, उसी के पास हमने दोनों इक्वेशंस लिख दी कि ये दोनों इक्वेशंस का सेम ग्राफ है। जिनका हो गया वो सेकंड इक्वेशन चेक करो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले तो ये बताओ मुझे। इनकंसिस्टेंट। 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 A1/A2 क्या आ रहा है? सेकंड पार्ट 1/3 1/3, B1/B2 1/3 and C1/C2 minus 1/2 1/2। तो यानी इनकंसिस्टेंट होगी, और इनकंसिस्टेंट है तो हमारा क्वेश्चन वहीं पे खत्म। हमने ग्राफ नहीं बनाना है। ग्राफ हमने कब बनाना है? जब इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ओके, समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमारा बिल्कुल शॉर्ट में ही फिनिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन जो है, पेयर जो है वो इनकंसिस्टेंट है। सेकंड पार्ट को हम लिखते हैं, ऐसे भी वो पैरेलल लाइंस आएंगी सारी। हाँ तो वो हमने बनाना नहीं है। उन्होंने क्या सिर्फ बनाना किसके लिए है? कंसिस्टेंट के लिए। कंसिस्टेंट। ठीक है, तो मैंने ये लिखा A1/A2 is 1/3, B1/B2 is also 1/3 and C1/C2 will come 1/2. So this means inconsistent pair। और इनकंसिस्टेंट के केस में हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट चेक करो। मैम कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो फिर ग्राफ बनाना है। कंसिस्टेंट हाँ। हाँ कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना है, पॉइंट्स निकालने शुरू कर दो और मैं आपसे 1 by 1 पूछूंगी। सभी स्टूडेंट्स प्लीज बी रेडी विद द पॉइंट्स। और कंसिस्टेंट में बताओ यूनिक सॉल्यूशन वाला केस आ रहा है थर्ड पार्ट में कि इनफाइनाइट वाला? मैम इनफाइनाइट। 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 फिर तो हमें एक इक्वेशन के पॉइंट्स निकालने हैं, दूसरे के हम सेम लिख देंगे। ठीक है ना बात? यस मैम। लेट अस सी थर्ड पेयर। 2x plus y minus 6 equals to 0. 4x minus 2y minus 4 equals to 0. A1/A2 मेरा सॉल्व करके आ गया 1/2। स्टूडेंट्स ध्यान से, आपने नहीं किया, वर्जोत एंड जानवी ने आंसर मैम किया। मेरा यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है मैम। तो फिर आपने बोला तो है नहीं वर्जोत। मैम मैं सोच ही रहा था, मैम जानवी ने बोल दिया। हाँ तो जानवी ने बोल दिया तो आप बोलो ना मैम जानवी का गलत है या मेरा तो ये आ रहा है। मैम मैं जानवी? रीट्राई कर रहा था ना मैम। ओके। मैं retry- माइनस की गलती हो गई। हाँ माइनस की गड़बड़ कर दी जानवी आपने। मैम यूनिक सॉल्यूशन है। हाँ तो यूनिक सॉल्यूशन है इसका, ये अनइक्वल है तो इसका मतलब कंसिस्टेंट। अब हम इसके पॉइंट्स निकालेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। यस, अब पॉइंट्स निकालने हैं। चलो लास्ट टाइम किस किसने बताए थे? जानवी, काया एंड वर्जोत ने बताए थे। ऋषभ आप बेटा फर्स्ट टाइम आए हो, अभी मैंने आपका नेम देखा। ऋषभ आवाज आ रही है? ऋषभ गिव रिस्पॉन्स। यस मैम। आज आपकी फर्स्ट क्लास है बेटा? नो मैम, लास्ट क्लास भी लगाई थी मैंने मैथ। अच्छा चैप्टर 3 की क्लास लगाई थी आपने पहले। ओके, आपको समझ आ रहा है? यस मैम, बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। ओके, बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। चलो कंडीशंस पता चली? यस मैम। पॉइंट्स निकालने आते हैं? मैम आती है। चलो फिर निकालो पॉइंट। एक पॉइंट आपसे पूछना है ऋषभ, मैंने निकालो। श्रिया बताओ, एक फर्स्ट पॉइंट बताओ। मैम x is equal to 3 and y is equal to 0. इसने बताया, ये ऋषभ ने बताया। x equals to 3, y equals to 0। बिल्कुल सही है।
यस श्रिया आप बताओ। मैम अभी निकाल रही हूँ। ओके कोई बात नहीं। कमल, सौम्या, सिया। मैम 1/4। सौम्या क्या बता रहे हो आप, किसकी वैल्यू बता रहे हो? मैम x की वैल्यू 1 दे सकते हैं? x की वैल्यू 1 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लो x की वैल्यू 1। यस मैम। आंसर में 1/4 आएगा मैम। y क्या आएगा? मैम 4। y आ गया 4, बिल्कुल सही है। x को 1 लो तो y 4 आ गया। मैम -4 नहीं आएगा? क्यों? चेक करो, 4 आएगा। देखो 2 into 1 plus y minus 6 equals to 0. -4 plus y equals to 0. -6 बड़ा है ना, तो यहाँ माइनस साइन आएगा। जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। शिफ्ट नहीं करा। हाँ शिफ्ट भी तो करना है ना बेटा, y इक्वल टू निकालना है। चलो थर्ड पॉइंट बताओ। 4 - 2। x 4 एंड y आ जाएगा आपका -2, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन के भी निकालने हैं पॉइंट्स। निकालो, जिसको पॉइंट्स निकालने में प्रॉब्लम है प्लीज आस्क। सिया आपका आंसर नहीं आया अभी मेरे पास। मैम मैंने दे तो दिया 4 - 2। सिया सिया सिया, नोट श्रिया, सिया। कमल आपका आंसर भी नहीं आया, निकालो आप भी एक पॉइंट, बताओ। सिया एंड कमल। यश आपका आंसर भी नहीं आया पॉइंट्स के लिए। मैम 4 और 2 हो सकता है। क्या वैल्यू, दोबारा बोलो, x की क्या वैल्यू है? मैम 4 एंड उसकी 2 y की। x 4, 4 4 16 -4 12। नहीं बेटा चेक करो, देखो x को 4 रखा आपने, ये 16 - 2y - 4 इक्वल्स टू 0। 16 - 4 हो गया 12। 2y इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू 6 आएगा। मैम 6 आएगा मैम। हाँ ठीक है, चेक करो। इसमें 4/6 है। 4 and 6 बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट पॉइंट निकालो। स्टूडेंट्स आज क्लास में कुछ स्टूडेंट्स नहीं है प्रेजेंट, अगर वो आपके कांटेक्ट में है तो प्लीज 5 and 8। 5 and 8। मैम यस। 5 and 8 बिल्कुल सही है। मैम x equals to 4 y equals to 6। x equals to 2 2, ओके। to 6। y क्या आएगा? मैम 6। नहीं, मैम दोबारा चेक करो। हाँ 10 बोलो। 10 x को 2 लेंगे तो y क्या आएगा? मैम 2। मैम 2। 2, यस। हम 2 ही देखो, आएगा ना, चेक करें। हाँ यस सिया, देखो मेरे मैम 2 ही है। 4 - 2y इक्वल्स टू 0, 2y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2। देखो x2 y2, ओके। अब हम ग्राफ बनाएंगे, अब दोनों इक्वेशंस का अलग अलग ग्राफ बनेगा और वो दोनों लाइंस एक पॉइंट पे कट करेंगी और जहां पे कट करेंगी वो हो जाएगा उनका सॉल्यूशन, ओके। अब हमने फिर से ऐसे ले लिया, अब मैं 2 2 का गैप ले रही हूँ, चलो ठीक है। मैंने जो स्केल लिया वो 1 की जगह 2 2 का गैप ले लिया, माइनस में भी चाहिए मुझे।
ये -2, ये -2। ठीक है, पहला है 3 0 x3 y0, यहाँ पे आ गया। फर्स्ट इक्वेशन बना रही हूं मैं, x3 y0 x1 y4 यहाँ आ गया, x4 -2 यहाँ आ गया। हमेशा आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। मैम इसमें आपने इंक नहीं यूज की। ये देखो, ये मैंने पॉइंट्स बनाए ना, ये है 4 ये है 1,4, ये है 3,0। फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बना रही हूं मैं, 4 -2। देखो, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। अब सेकंड का भी बनाओ। सेकंड है 4,6, यहाँ कहीं पे आ जाएगा 4,6, 5,8 और ऊपर चला गया यहाँ पे, फिर 2,2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस तरह से मेरा ग्राफ बन जाएगा। तो जहां पे ये दोनों मिले वो हो जाएगा सॉल्यूशन। वो पॉइंट हमने ग्राफ में से चेक करके बताना है, जहां पे ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। क्योंकि मेरा एग्जैक्ट नहीं है, मेरे हिसाब से ये 2,2 ही इनका कॉमन पॉइंट आएगा। 2,2 आप देखो बना के, ये सॉल्यूशन आएगा 2,2। ये दोनों 2,2 पे ही मिलेंगे। नोटबुक में फिर भी कंपैरेटिवली बेटर बनेगा, क्योंकि मार्कर्स थोड़ा बोल्ड होते हैं ना, तो वो पॉइंट्स प्रॉपर नहीं मेंशन होते। 2,2 पे देखो मिलेंगे आपके ये जो दोनों यस lines मैम, हैं, है यस ना? मैम। फिर हमने लिख देना है सॉल्यूशन इज 2,2, यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन, और वो बता भी देना है क्या वैल्यू है 2,2। समझ आया? यस मैम। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम तो प्लीज आस्क। मैम नेक्स्ट वाला इनकंसिस्टेंट। मैम इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है। A upon A की वैल्यू 1/2 है, B1 upon B2 की upon C 1/2 है, और C 1/C2 की 2/5 है। बिल्कुल सही। इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है तो हमने फिर ग्राफ बनाना ही नहीं है। ग्राफ अगर हम ग्राफ बनाएंगे भी, स्टूडेंट्स बनाने को बना भी सकते हैं, बट पैरेलल लाइंस आएंगी, तो इसका मतलब हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है बात? तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 कर लिया है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन लीव कर दिया था, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद आगे 5 स्टार्ट करेंगे। कंडीशंस मैंने आपको करवाई, तो मैंने साथ ही क्वेश्चन 2 से स्टार्ट कर दी थी एक्सरसाइज। अभी हम क्वेश्चन 1 करेंगे। तो क्वेश्चन 1 निकाल लो पेज नंबर 49 पे। ठीक है, कैन आई इरेज इट? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम? कंडीशंस में कंडीशंस लर्न करनी है। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स प्लीज कम कि आपको कंडीशंस लर्न हो, नहीं तो क्या होगा कि फिर आप क्वेश्चंस आगे समझने में फिर प्रॉब्लम्स आ जाएगी आपको। तो ये कंडीशंस लर्न करना बहुत जरूरी है, और मैंने बताया आपको इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 3.5 में भी सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, और वहां से एक क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2 पार्ट्स हैं, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है। तो हमने पहले इक्वेशंस बनानी है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखा हुआ है कि पहले लीनियर इक्वेशंस बनाओ और फिर उसके बाद ग्राफिकली सॉल्यूशंस फाइंड आउट करो, यानी ग्राफ बना के देखो कि उसके कितने सॉल्यूशंस हैं और वो सॉल्यूशन बताओ। तो अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. Total 10 students हैं।
number of girls is 4 more than the number of boys. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. Students, दो चीजें find out करनी है हमने, number of boys and number of girls. तो जब भी क्वेश्चन में दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है, एक को x ले लो, एक को y ले लो. एग्जाम में भी आपने ऐसे ही ध्यान रखना है, नंबर ऑफ बॉयज x ले लिए, नंबर ऑफ गर्ल्स y ले लिए. अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक तो कि टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 10 है, ये बताया हुआ है, और दूसरा बताया हुआ है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है. अब मेरे को इक्वेशंस फ्रेम करके बताओ जरा क्या बनेगा. पहली बात, टोटल स्टूडेंट्स इज 10. टोटल स्टूडेंट्स 10 का मतलब equals to 10. क्या? x y equals to 10. x प्लस वाई है ना. टोटल स्टूडेंट्स मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स. ठीक है ना बात? तो यानी इक्वेशन क्या बन गई? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है बात? अब उसके बाद सेकंड क्या दी हुई है? नंबर ऑफ गर्ल्स. नंबर ऑफ गर्ल्स का मतलब y है ना. सेम वैसे ही लिखते जाना है जैसे क्वेश्चन में दिया होता है. नंबर ऑफ गर्ल्स इज का मतलब इक्वल टू 4 मोर, मतलब 4 प्लस देन नंबर ऑफ बॉयज. नंबर ऑफ बॉयज का मतलब x. ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन. सेम वही चीज जो क्वेश्चन में लिखी हुई है, हमने मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस कर देना है और वो हमारी इक्वेशन बन जाएगी. पहले लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट्स. 10 स्टूडेंट्स मतलब टोटल स्टूडेंट्स आर 10, सो नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इज 10. फिर नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, सो y इक्वल्स टू 4 प्लस x. देखो किसी भी इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम. क्वेश्चन को रीड करो. स्टेटमेंट प्रॉब्लम में क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है. 2 बार 3 बार रीड करो और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखो. ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन रीड करा? Yes, ma'am. Yes ma'am. अब इक्वेशंस देखो, आर दे रेलेवेंट विद द क्वेश्चन? Yes ma'am. कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को तो प्लीज रेज योर हैंड्स और या मेरे से पूछ लो. अगर नहीं पता चला कि हमने कैसे लिखा तो प्लीज आस्क. मैम सेकंड इक्वेशन ये भी हो सकती है x plus 4y equals to 10. नहीं हो सकती बेटा, बिल्कुल भी नहीं हो सकती. देखो तुम क्या बोल रही हो, x प्लस 4y है ना बेटा. गर्ल्स जो है वो 4 मोर है ना. मोर का मतलब प्लस. 4y हम कब लिखते हैं? जब हमें दिखा हो 4 टाइम्स. Multiply. मल्टीप्लाई तब लिखते हैं जब क्वेश्चन में टाइम्स वर्ड आता है. अगर क्वेश्चन में मोर वर्ड आता है तब हम करते हैं प्लस. लेस आता है वर्ड तो हम करते हैं माइनस. टाइम्स आता है तब हम करते हैं मल्टीप्लाई. तो फिर 4 टाइम्स तो है ही नहीं, 4 मोर है तो हम 4y तो लिख ही नहीं सकते. ठीक है बात? Yes ma'am. तो ये वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है. मोर का मतलब प्लस, लेस का मतलब माइनस, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई. तो बस अब उसने कहा इक्वेशन बना लो, हमने इक्वेशन बना दी. अब इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली. तो ग्राफिकली सॉल्व करना है तो फिर से हमें 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे दोनों इक्वेशंस के लिए अलग अलग. पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10. सेकेंड इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4 प्लस x. चलो अब मेरे को बताओ जरा सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं. मैम फर्स्ट इक्वेशन का x5 एंड y2. क्यों y2 क्यों करा बेटा? x प्लस वाई 10 आना चाहिए. तो y2 करेंगे तो 5 प्लस 2 तो 7 आएगा. मैम नो 5 10 के साथ डिवाइड हुआ था उस साइड जाके. डिवाइड क्यों होएगा? प्लस में है, प्लस उधर जाके क्या होता है?
-5 आएगा मैम। माइनस, यस, ओके। तभी स्टूडेंट्स मैं कहती हूँ कि बोलो, आंसर्स दो, ताकि पता चले ना कि हमने सही कर रहे हैं। 6/4 नेक्स्ट। 5 आएगा, ओके बेटा। मैम नेक्स्ट 7/3। 7/3 बिल्कुल सही। एक और बता दो। 6/4। 6/4। अब सेकंड वाले का भी बता दो। x2 7 2 X2 by 7 और 4 + 2 क्या होता है वर्जो? 6 सॉरी 6। नेक्स्ट 3/7 is to 8. 3 7 एंड देन नहीं, गलत बोल दिया, 5 गलत बोल दिए। दोबारा 9। बोलो स्टूडेंट्स, दोबारा बोलो, ध्यान से चेक करो। आप मुझे x y की फॉर्म में आंसर दो। x equals to 1, y equals to 5. बिल्कुल सही। अब बताओ दूसरा। x equals to 5, y equals to 9. बिल्कुल सही। x equals to 2, y equals to 6. हाँ जी, ठीक है। ध्यान रखो ना कि किसकी वैल्यू हम एज्यूम कर रहे हैं और किसकी निकाल रहे हैं। अब इसका ग्राफ बनाओ, फिर से वही ग्राफ बनाना है हमने, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज तो है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, तो मैंने नेगेटिव साइड्स तो बस थोड़ा थोड़ा सा शो कर दिया। ठीक है। 5 5 3 7 6 4, ये मेरा पहला ग्राफ बन गया ऐसे। और सेकंड 1 5 5 9 यहाँ चला जाएगा, एंड 2 6 यहाँ चला जाएगा, ये ऐसे। तो ये इस पॉइंट पे कट करेंगे। कौन से वाले पॉइंट पे? 3 7 पे। तो इसका सॉल्यूशन हो गया 3,7, यानी नंबर ऑफ बॉयज 3, नंबर ऑफ गर्ल्स 7। जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो सॉल्यूशन हो गया हमारा। तो हमने लिखना है सॉल्यूशन क्या है? 3 7। तो इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज इज 3, नंबर ऑफ बॉयज x था ना, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज y, y का मतलब 7। देखो क्वेश्चन में कहा है फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, तो जहां पे कट करे वो पॉइंट आएगा सॉल्यूशन। फिर आपने उसमें से नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स चूज करके बताना है। तो ये मेंशन करना है। अगर आप सॉल्यूशन मेंशन नहीं करते हो तो फिर आपके मार्क्स कट जाते हैं। जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन मेंशन करना जरूरी है। बोलो स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स? No. नो तो फिर नेक्स्ट इक्वेशन रीड करो, उसको देखते हैं। दैट इज अगेन इजी। उस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी करा था प्रीवियस क्लास में। मैम एक क्यों बताऊं? हाँ, मैम एक क्वेश्चन बताऊं? 1 मिनट, बाकी सबको रीड कर लेने दो वर्जो। एक बार सबको रीड कर लेने दो फिर बताना। अभी रुको स्टूडेंट्स, याद ध्यान देना, पिछली क्लास में हमने किया था बैट और बॉल वाला क्वेश्चन। सेम यहाँ पे अब है पेन और पेंसिल। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? वेरी गुड। दैट मीन्स कि आप सब लोग अटेंटिवली काम कर रहे हो।
देखो क्या लिखा हुआ है, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. तो सबसे पहले तो हम एज्यूम क्या करेंगे, Let pencil equals to x and pen equals to y. हाँ कोस्ट ऑफ पेंसिल, नॉट नंबर है ना, नंबर थोड़े ना कर रहे हैं, कोस्ट तो प्रॉपर लिखना है, कोस्ट ऑफ पेंसिल, और कोस्ट होगी रुपीज में, तो रुपीज x, एंड कोस्ट ऑफ पेन रुपीज y. अब इक्वेशन बताओ वर्जोत, फर्स्ट इक्वेशन 5y plus 7s is equals to 50. मेरी स्क्रीन पे भी देख लो, मैंने किसको x माना है, किसको y माना है. मैम फिर आप ले लो मैम पेन को मैम 7x, हाँ मेरे हिसाब से बताओ ना. मैम 5x फिर मैम 7y is हाँ equals to 50. हाँ तो वो भी देख लो ना थोड़ा सा, अपनी बुक नोटबुक ही नहीं देखनी है. मैंने मैं वो पेंसिल, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था ना पूरा. ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं. ओके सेकंड इक्वेशन बताओ, कौन बताएगा. मैं बताऊंगी. हाँ जी बोलो बेटा. मैम 7x plus 5x equals to 46. 7x plus 5y y equals to 46. 46. तो बस ये दो इक्वेशंस हमारी बन गई. अब इनको हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करके इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, वो सॉरी पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, और फिर हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. ठीक है, निकालने शुरू करो, 3 पॉइंट्स निकालने हैं, और एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही पॉइंट बताएगा. अगर कोई गलत बताएगा फिर आप उसको करेक्ट कर सकते हो. दोनों इक्वेशंस में से एक एक आंसर देना है एक स्टूडेंट ने. मैम फर्स्ट का मैं बताऊं. हाँ बताओ. मैम x3 and y5 मेरा आया है. x3 y5 बिल्कुल सही है. हाँ ठीक है. Ma'am, x10 and y0. x10 Ma'am, y0. y0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. ऐसे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, हम जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में जीरो और नेगेटिव वैल्यूज को अवॉइड करते हैं, बट ग्राफ बनाने के लिए अगर आप ले लोगे तो गलत नहीं है, वो आप ले सकते हो. चलो नेक्स्ट एक और तीसरा बताओ. अब अगर आपका पॉइंट्स में आ रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो वैल्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं मैम है. मेरा तो फ्रैक्शन में निकल रहा है, मुझे गलत लग रहा है. वही कह रही हूँ बेटा, फ्रैक्शन से पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो. जब बताओ क्या वैल्यू ले रहे हो वर्जोता. मैम मेरी आ रही है x हमारा 6 आ रहा है मैम, y निकाल रहा है. मैम मेरा x को 6 लिया आपने, देखो है ना, ऐसे बना 7y हो गया 50 माइनस 30, 7y 20 आ गया, और y आ गया 20/7 है ना, ऐसे आ गया. तो अब देखो, अब क्योंकि कई बार बेटा क्या होता है कि हमें होल नंबर वैल्यूज निकालने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर डजंट मैटर, आप फ्रैक्शन वाली वैल्यूज ले लो उस केस में, और उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दो. अब देखो जब मैं 20/7 को पॉइंट्स में कन्वर्ट करती हूँ, 7 2 14, 6 पॉइंट, ये बच गया मेरे पास 4. अब रिमाइंडर जो है वो 7 के हाफ से ज्यादा है, तो इस वैल्यू को हम राउंड ऑफ करके ले लेंगे 2.9. तो हम यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं x6 y 2.9. ठीक है, तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू को पॉइंट में कन्वर्ट करके ले. अगर आप 2.8 भी ले लेते हो तब भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर ऑलमोस्ट निकल जाता है. मैम मैंने इतना सारा कर लिया मैम, फिर मैंने सारा तभी मैंने आपको बताया, आई नो, क्योंकि 7 से ये डिविजिबल नहीं है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है.
चलो अब दूसरे वाले के बताओ, ऐसे ही निकालो, पॉइंट्स में निकाल के बता दो चाहे। Ma'am, x equals to 5 and y equals to 3. x5 y3 बिल्कुल सही वैल्यू आ गई आपकी। अगर नहीं निकल रही है, फ्रैक्शन में निकल रही है, बता दो। मैम मैंने ना y को 9 लिया था, बट मेरा जो वैल्यू आ रही है वो 46/45 आ रही है। उसको भी मैंने और- 7 से किया नहीं। 46 माइनस 45 होएगा जानवी, प्लस किस में चेंज होएगा, माइनस में बेटा। सॉरी हाँ, y को आपने 9 लिया तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 1/7। 1/7। 1/7 का मतलब हो गया 0.1। ठीक है बात। यस मैम। हाँ, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम ले सकते हैं 0.1। अब वो थर्ड वैल्यू निकालो। Ma'am, y equals to 4 और x equals to 3.7. y इक्वल्स टू 4 लिया तो x हमारा आ गया 3.7. 26/7 है ना, और उसको हमने चेंज किया तो 3.7 आ गया, बिल्कुल सही। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो क्योंकि यहाँ पे होल नंबर वैल्यूज निकालना इट्स अ बिग चैलेंज, तो हम फ्रैक्शन में वैल्यूज निकाल के उनको डेसिमल में कन्वर्ट करके ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। मैम हाँ जी बोलो, कोई और वैल्यू आप बताना चाहते हो, बता सकते हो, चेक कर लेंगे उस वैल्यू को। ठीक है, ग्राफ बनाए अब इसका। मैम 7 आ गया मैम, y मैम 7 लिया मैम, पॉइंट्स में पॉइंट x 1.6 आ गया, 6 y को 7 लिया आपने, हाँ, तो 7x हो गया 11, x हो गया 11/7, 1.6 अप्रॉक्स। 1.6 अप्रॉक्स, बिल्कुल सही है, ले सकते हो, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैम वैसे मैम y वाले में मैम ज्यादा इजी होती है जो मैम पॉइंट्स वाले नीचे। अब बेटा देखो, जब हमारा ना x और y में से किसी एक का कोफिशिएंट 1 होता है तब हमारे लिए वैल्यूज निकालना बहुत इजी होता है, फिर हमारी फ्रैक्शन में वैल्यूज नहीं आती। मैंने आपको समझाया था कि आप दूसरे वाले वेरिएबल की पुट करो और जिसका कोफिशिएंट 1 है उसकी फाइंड आउट करो, तो आपकी फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएगा। बट जब दोनों में से किसी में भी नहीं है वो, तब हो सकता है कि हमें फ्रैक्शन में आंसर मिले। अब फ्रैक्शन में आंसर मिले तो फिर हम उसको कैसे प्लॉट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करके। अब लेट अस सी, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें, बन जाएगा ग्राफ, थोड़ा सा मुश्किल होगा, बस आपने ध्यान रखना है। मैं वही 1 2 ले रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, और इधर मैंने y की लेनी है, यहाँ भी 9 तक लेनी है। चलो 3 4 5 6 तक मैं अभी यहाँ ले पा रही हूँ, यहीं पे मैं प्लॉट करती हूँ। 3 5 ये आ जाएगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेट, 10 0 यहाँ पे आ जाएगा, 6 एंड 2.9 यहाँ पे आ जाएगा, 3 से 1 पॉइंट नीचे। देखो ये आपका ऐसे ग्राफ बन जाएगा, सीधी लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तब तो और एग्जैक्ट बनेगा। फिर अब नेक्स्ट है 5 3, सेकंड वाला बना रही हूँ। 5 3 यहाँ कहीं आएगा, 0.19 यहाँ कहीं ऊपर चला जाएगा, और 3.7 एंड 4 यहाँ कहीं आ जाएगा। फाइव 3 पे हमारा कटना चाहिए था, कहीं गलती कर दी है हमने। दोबारा बनाते हैं क्योंकि मेरे पास पॉइंट्स की भी गड़बड़ हो रही थी थोड़ी सी। मैम तभी तो कहते हैं मैम x को मैम कभी पॉइंट्स में न लेने हो। हाँ बेटा, बट क्या करें, अब जब ऑप्शन नहीं है तो फिर लेने ही पड़ेंगे ना। मैम वो ले लो ना मैम 7 और मैम 1.5, x 7 ले लो और मैम 1.5 नीचे ले लो।
1.6 आएगा ना वो। यस मैम 6। हाँ कोई बात नहीं, इससे भी बन जाएगा बेटा। बस अगर हमने अगर पॉइंट सही निकाले होंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे भी बन जाएगा। पहला है 5.3, यहाँ हो गया। ये वाला बना रही हूँ 0.1 और 9 यहाँ कहीं ऊपर चला जाएगा। 3.7 और 4 यहाँ आ गया, ये ऐसे आ गया हमारा ग्राफ। ठीक है, और ये वाला 3.5 ये इसी के ऊपर आ जाएगा 3.5। देखना ये इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा 3.5 आपका। 3.5 ही सॉल्यूशन आएगा स्टूडेंट्स। 10 Yes. 0 और 6 और 2.9 ये यहाँ कहीं पे आ जाएगा और ये ऐसे कट होएगा। ये इस पॉइंट से ये कट होता हुआ जाएगा और ये 3.5 आपका सॉल्यूशन आएगा। अगर आप चेक करो ना, दोनों में 3.5 जो है आपकी वैल्यू सेटिस्फाई होती है। जब आप इसको एग्जैक्ट ग्राफ पे बनाओगे तो सॉल्यूशन आपका आएगा 3.5। तो दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ पेंसिल is ₹3 and cost of pen is ₹7, sorry 5। ये देख लेना बस कि आपका जो ग्राफ है वो सही बने, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। और डजंट मैटर अगर पॉइंट्स आपके फ्रैक्शन में आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे भी आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। और बस मेरे को ये बता दो, किसी भी स्टूडेंट को ग्राफ पे पॉइंट बनाने में अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज बता दो, फिर मैं आपको क्या करूंगी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ग्राफ पेपर लेके एक्सप्लेन कर दूंगी। यही कर सकती हूँ मैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लास है तो इसमें मैं आपके पॉइंट्स चेक तो नहीं कर सकती, बट मैं ग्राफ पेपर अरेंज करके उस पे आपको बना के दिखा सकती हूँ कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉब्लम आए। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर आपसे ये नहीं बनता है, ग्राफ पे भी सही इसका आंसर नहीं आता है, तो आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में बता देना। आई विल शो यू ऑन द ग्राफ पेपर। इज इट ओके? बोलो। यस मैम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हमारे पास 5-7 मिनट्स हैं। तो अगर आपके कोई डाउट्स हैं पिछले चैप्टर्स में से किसी भी टॉपिक में, कोई वैसे डाउट है, अगर आपने कुछ भी और आपके स्कूल में सपोज कोई और चैप्टर चल रहा है और वहां पे आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो 5 to 7 मिनट्स लास्ट के हम इसी चीज के लिए रखेंगे। ठीक है, पूछो मेरे से अगर कोई भी डाउट्स है। सौम्या, जैसे आपने वो सुबह वो सॉरी स्टार्टिंग में पूछा था मेरे से आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस, जानवी ने और सौम्या ने, ऐसे ही अगर आपके कोई और डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो बेटा, किसी भी स्टूडेंट के, नॉट फॉर देम ओनली। अच्छा चलो फिर अगर आपके डाउट्स नहीं है तो मेरे को ये बताओ, मीन मोड मीडियन के फॉर्मूलाज याद हो गए? यस। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ये समझा दो। बेटा वो अभी तो वैसे चैप्टर 4 में होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यस मैम। जैसे कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो कई बार हमें फैक्टर्स नहीं मिलते, है ना? कई बार कुछ ऐसी वो पॉलिनोमियल्स या इक्वेशंस होती हैं, जब हम उनको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमें उनकी स्प्लिटिंग नहीं मिलती। तो उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। अब जैसे ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अभी मैं आपको शॉर्ट में ही बता सकती हूँ। ax² + bx + c = 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले हम d निकालते हैं। d की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तभी हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर पाएंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो आई थिंक अभी जानवी थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना।
जब हम चैप्टर करेंगे तभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊंगी। ये फॉर्मूला होता है, ये सिंबल्स होते हैं ए बी सी। मैम मैंने नहीं, श्रेया ने पूछा था। ओके, श्रेया ने पूछा था। ओके सॉरी श्रेया। ए बी सी ये कोएफिशिएंट्स होते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म, ये डी की वैल्यू निकालते हैं और फिर उसको इस इससे फॉर्मूला factors में निकल जाते हैं। हाँ पुट करके फिर हम इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। ठीक है, अभी आई थिंक ज्यादा क्लियर मैं कर नहीं पाऊंगी मैम जिसमें मैम वो नहीं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हाँ वही बात है बेटा, जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं है तब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से एक उसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, वेक्टर्स निकाल के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। मैम जो मैम हमारा मीन वाला मैम फॉर्मूला उसमें तो डेरिवेशन दी हुई है मैम। कहाँ पे दी हुई है डेरिवेशन? बुक में? यस मैम। मैम मैम 264 पे दी है। यस मैम 264। बेटा बट वो आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, आपके सिलेबस में तो सिर्फ एप्लीकेशन है। ठीक है मैम अभी तो बताया भी नहीं मैम करता क्या है नहीं है। नहीं तो ये तो बेटा कभी भी नहीं है, वही तो बता रही हूँ ना, ये तो कभी भी नहीं है। लास्ट 10 इयर्स की बात करें, जब से 10 के भी 12 इयर्स हो गए, 12 से भी ज्यादा ही हो गए, जब से हमारी ये बुक चल रही है तब से ये डेरिवेशन सिलेबस में है ही नहीं। तो फिर कोई और नई चीज तो ऐड होने से रही ना, कटेगी ही, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डेरिवेशन तो करनी ही नहीं है। आपके स्कूल में करवाई है क्या? मैम हमारा तो चैप्टर इन स्टार्ट हुआ है। हाँ तो डेरिवेशन बेटा सिलेबस में ही नहीं है। आप सिलेबस चेक करो, कहीं पे भी चेक करो तो उसमें सिर्फ आपको एप्लीकेशंस एंड इनको फॉर्मूलाज की। ठीक है, अगर आपको स्कूल में कराएंगे तो आप मेरे को बताना, फिर देन वी विल सी टू इट। ओके मैम। ओके हाँ जी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशन निकालना होता है ना जीरो एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में, वो हमेशा गलत आंसर आ जाता है मेरा। क्यों गलत आता है? ऐसा करो, आपके पास मेरा नंबर है ना जानवी? यस मैम। तो आप मेरे को जरा जिस क्वेश्चन में आपका गलत आंसर आ रहा है उसकी ना मेरे को एक पिक सेंड करना, जो भी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, जिसमें भी आपको लग रहा है आपका आंसर मैच नहीं हो रहा, वेरीफाई नहीं हो रहा, तो वो व्हाट्सएप पे पिक सेंड करना, देन आई विल टेल यू। ठीक है कि आप गलती कर रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो, फॉर्मूला में गलती कर रहे हो या कैलकुलेशंस में? आई विल सी एंड आई विल टेल। ओके यस मैम, थैंक यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, और कोई डाउट? नो मैम। तो फिर स्टूडेंट्स हम क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। जिन स्टूडेंट्स की अभी सोशल की क्लास है, प्लीज रिमेन इन द क्लास। अभी 2-4 मिनट में आपके सर ज्वाइन कर लेंगे एंड देन यू मे कंटिन्यू। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू लीव द मीटिंग। थैंक यू। ओके बाय चिल्ड्रन। कच्चा मांस